आइए इस वीडियो में हम अंतर सांस्कृतिक संचार में यूनेस्को के योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर सांस्कृतिक संचार के उन्नयन और तथा विकास में यूनेस्को का क्या योगदान है। जैसा हम आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में मानवता और कल्याण के लिए एक पहल की गई कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि मानवता की रक्षा की जाए। इस मानवता की रक्षा तभी संभव है जब देश की संस्कृति और धर्म को बचाया जाए। देश की संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए हमें एक मंच पर आना जरूरी है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत करनी होगी। जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी तभी पूरे विश्व की जो है कल्चर और सभ्यता बच सकता है, मानवता का कल्याण हो सकता है। इस मानवता के कल्याण के लिए यह जरूरी था कि हम संस्कृति और सभ्यता को कहीं न कहीं संवर्धन करने का काम करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया कि यह तब संभव है जब भिन्न भिन्न देशों के लोग एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरा विश्व एक पटल पर आए। जबकि सामने एक समस्या थी कि भिन्न भिन्न देशों का भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न उसके जो है कहीं न कहीं भिन्न भिन्न जो है धर्म थे, भिन्न भिन्न रिलीजन थे। इन सबके बीच में कोरिलेशन बैठाना एक बहुत ही दूरी का दिखाई दे रहा था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के आने के बाद अविकसित राष्ट्र तथा विकसित राष्ट्रों के बीच में एक खाई सा दिखाई देने लगा, अर्थात विकसित राष्ट्रों की तानाशाही अविकसित राष्ट्रों पर दिखाई देने लगा। तो अविकसित राष्ट्रों के मन में भी ये आया कि एक ऐसे मंच बने जिसमें हम धार्मिक सांस्कृतिक रूपों से सुदृढ़ हों और मानवता की कल्याण के लिए काम किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मिस्र देशों के शिक्षा मंत्रियों ने इंग्लैंड में एक मीटिंग, एक जो सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक एक रूपता प्रदान करते हुए कल्चरल मतलब सांस्कृतिक संवर्धन को प्रश्रय देना। इस उद्देश्य से एक संगठन का निर्माण करने का प्रस्ताव आया जो यूनेस्को के नाम से स्थापित किया गया। यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एंड और सांस्कृतिक संगठन के रूप में जानते हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1946 4 नवंबर 1946 में स्थापित किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य, हालांकि इसका जो प्रपोजल 1945 के अधिवेशन में ही मिस्र के जब शिक्षा मंत्रियों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, उसी में पूरी उसकी कार्य पद्धति का रूपरेखा तैयार कर लिया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भी निर्धारित किया। यह जो मुख्य उद्देश्य थे विश्व के नागरिकों के लिए जाति, लिंग, धर्म और भाषा के भेदभाव के बिना न्याय और विधि शासन द्वारा मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हुए स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करते हुए आदर और सम्मान से उनकी वृद्धि करना, उनका संवर्धन करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बनाया गया, जिसमें एजुकेशनल, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस तथा कल्चर, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मेन रखे गए कि यह इसके मेन बिंदु होंगे जिस पर यह संगठन काम करेगा। सन 1945 में जो रूपरेखा तैयार की गई थी, उस रूपरेखा के आधार पर इस संगठन को काम करने के लिए यह एक स्वशासित संगठन के रूप में काम किया। इसमें 193 मेंबर्स स्टेट के तथा 11 मेंबर एसोसिएट रखे गए।
इससे अभी वर्तमान में 332 एनजीओ काम करते हैं सहयोगी संस्था के रूप में। अर्थात इसके जो कार्य पद्धति के लिए जो एक योजना बनाई गई उसमें 3 भाग बनाए गए। महासम्मेलन, दूसरा कार्यपालिका मंडल, तीसरा सचिवालय अर्थात इंटरनेशनल सेमिनार और वर्किंग कमेटी तथा सेक्रेटरिएट, ये 3 बनाए गए। महासम्मेलन में जो 193 मेंबर्स हैं, उसके स्टेट मेंबर हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। साल में 2 बार मीटिंग, 2 बार जो है सम्मेलन कराया जाता है और इसी सम्मेलन में इन्हीं में से 20 मेंबरों को चुना जाता है। यह मेंबर कार्य मंडल के सदस्य होते हैं। इन्हीं जो योजनाएं महासम्मेलन में जो योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति कल्चर के क्षेत्र में, ह्यूमन साइंस के क्षेत्र में जो काम किया, जो नीति और नियम बनते हैं, उसको कार्यपालिका मंडल में भेज दिए जाते हैं। कार्यपालिका मंडल इन 20 मेंबरों का एक मिल करके उसे विभाग वाइज काम करने के लिए उसके तीसरी बॉडी जो सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है, उसमें भेजा जाता है। उस सेक्रेटरिएट में इस कार्य के नेचर के आधार पर 6 विभाग स्थापित किए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट, नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, सांस्कृतिक डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तथा टेक्निकल डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं, जो अन्वेषण हो रहे हैं, विकसित और विकसित राष्ट्रों के बीच में जो शिक्षा की जो नए खोज है, नई चीजें हैं, सिलेबस, समाज चीजों को लेकर के जो उसको प्रमोट करना, उसका संवर्धन करना, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था, ये इस डिपार्टमेंट का काम होता है। दूसरा, जो नेचुरल साइंस के अंतर्गत वे सारे विषय लिए जाते हैं, जैसे जो प्रकृति को प्रत्यक्ष रूपों से प्रभावित करते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट जो ये चीजें हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन चीजों को लेकर के जो नए अन्वेषण हो रहे हैं, मानव कल्याण के लिए जो नए कार्य किए जा रहे हैं, उनका विकास, उनको और कैसे डिप किया जाए और कैसे अच्छा किया जाए, विकसित राष्ट्रों में उसमें क्या काम हो रहे हैं, विकसित राष्ट्रों में क्या काम हो रहे हैं, उनको कैसे डेवलप कंट्री अनडेवलप कंट्रियों के बीच में को रिलेट कैसे किए और कैसे उनको इन सब चीजों पर के लिए जो है व्यवस्था करना, उनके अंदर कोरिलेशन स्थापित करना और साथ में संवर्धन का काम, यह इस डिपार्टमेंट का काम होता है। तीसरा जो सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, इसका काम क्या है कि यह विशेषज्ञों को बुलाना, उनसे मीटिंग कराना, उनसे राय लेना और उस राय को लोगों तक पहुंचाना, ये उनका काम है। इनको कैसे वहां तक हम पहुंचाएं और कैसे उन चीजों को कोरिलेट करें, अर्थात भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा ऐतिहासिक प्लेसेस कौन सा है, ये सब चीजों को स्थापित करना। सांस्कृतिक नेचुरल डिपार्टमेंट यह करता है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है, हर देश की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी भाषा अलग है, अपनी कल्चर अलग है, अपनी सभ्यता अलग है, इनको संयोजना हेरिटेज सिटी के रूप में स्थापित करना, और उसको एक संवर्धन देना, उनकी सुरक्षा करना, इस डिपार्टमेंट का काम है। पूरे विश्व में अभी 894 हेरिटेज प्लेसेस हैं। इवन इंडिया में 39 प्लेसेस हैं, जिसमें ताजमहल, लाल किला, अजंता की गुफा, एलोरा गुफा, तमाम ऐसे 39 प्लेसेस हैं जो हेरिटेज जोन घोषित किए गए हैं। उनकी संवर्धन, उनका विकास, उनके उन्नयन के लिए यह डिपार्टमेंट वचनबद्ध होता है और यह डिपार्टमेंट की देखरेख में काम करता है। तीसरा आता है संचार, कम्युनिकेशन। यह विकसित और विकसित राष्ट्रों के बीच में मीडिया पुल के रूप में काम कराता है कि जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में, नेचुरल साइंस के क्षेत्र में, सोशल साइंस के क्षेत्र में, ह्यूमन साइंस के क्षेत्र में, कल्चरल और
जो है इंफॉर्मेशन की जो भी चीजें हैं उनको वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, इस डिपार्टमेंट का काम है, वो उनको पहुंचाता है। साथ ही साथ मीडिया कर्मी जो जो मास कम्युनिकेशन में लगे लोग हैं उनको ट्रेन करना, उनको और शक्तिशाली बनाना, उनको और उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था करना, ये सब सारे चीजें, और एक हेल्थी कम्युनिकेशन के लिए प्रोत्साहित करना, यह डिपार्टमेंट का काम होता है। चौथा जो अंतिम इसका पॉइंट आता विभाग है वो तकनीकी, जो हमने बताया टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब देश में आपदा प्रबंधन की स्थिति आती है, आपदा के स्थिति में हम क्या करते हैं कि उसको कहीं न कहीं संवर्धन के लिए, उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो नए अन्वेषण किए गए हैं, जैसे कोरोना जैसी महामारी आई हुई है, तो नई चीजें, नया जो चीजें आ रही हैं, क्या इसमें कैसे इसको सुधार किया जाए। जैसे तमाम महामारी आई, प्लेग आया, जो चेचक आया, इनसे निपटने के लिए हम क्या करें, कैसे करें, इनकी फंडिंग की व्यवस्था, इनके लिए जागरूकता तैयार करना, इनके लिए, तो ये सब चीजों को तैयार करने के लिए इस डिपार्टमेंट का काम है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको बताए, लोगों तक पहुंचाने का काम करे। इस तरीके से हम देखेंगे तो इसके अलावा भी पुनर्वास और व्यक्ति के आदान प्रदान, माने पुनर्वास की भी एक बहुत जटिल समस्या है। जैसे कोई महामारी में या कहीं कोई दैविक आपदाओं में चीजें डैमेज हो जाती हैं, तो उनको संवर्धन करना, उनको पुनः उस स्थान पर उस तरीके से बनाना, ये काम भी यूनेस्को का है कि उनको पुनः पुराने तरह के तरीके से उनको स्थापित करा जाए। पुनर्वास की व्यवस्था, उसके लिए फंडिंग, उसके लिए संवर्धन, उसको प्रोत्साहित करना, ये सारे काम उसके अंतर्गत आता है। और कहीं पर लेवल, मतलब व्यक्तियों की कमी हो रही है तो उनको भी समय समय पर पहुंचाना, उनकी ब्रेन ड्रेन की बात, मस्तिष्क पलायन, आदमियों का आदान प्रदान, व्यक्तियों का आदान प्रदान, तो यह इस तरीके से हम देखें तो कल्चरल मूवमेंट में शैक्षणिक लिटरेसी और फ्रीडम, साथ साथ प्रेस फ्रीडम, रिलीजन्स एंड कम्युनिटी को जोड़ करके ये पूरी की पूरी कार्य करती है। तो इस तरीके से नेचुरल साइंस या जो है सोशल साइंस तथा एजुकेशनल फील्ड में, कल्चरल मूवमेंट में जो भी चीजें, यही हमारे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के भी अंग हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो इन सारी चीजों का संवर्धन कराना, इनका क्रियान्वयन कराना या इनको प्रोत्साहित करना, कहीं न कहीं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन के रूप में यह संवर्धन का काम करता है, प्रोत्साहित का काम करता है, जिसके कारण विकसित राष्ट्र और विकसित राष्ट्र के बीच में जो खाई है वो बढ़ता जा रहा है और हम अविकसित राष्ट्र भी विकास के पथ पर अग्रसर, औन्नत के रथ पर चल रहे हैं और संस्कारों का आदान प्रदान होने के कारण उनके अंदर भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिसके कारण देखेंगे कि वेशभूषा, रहन सहन, खान पान सब मनुष्य का धीरे धीरे हर देशों का बदलता जा रहा है। फास्ट फूड, जंक फूड, तमाम फूडे जो है फूडों का आदान प्रदान हो रहा है। कल्चर के कारण हमारे रहन सहन, हमारे आवास, हमारे सारे कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें यूनेस्को की अपनी एक अहम भूमिका है। तो इस तरीके से हम यदि कहें तो पूरी की पूरी जो है कल्चरल मूवमेंट में, मतलब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में यूनेस्को की अहम भूमिका है। यह एक कड़ी के रूप में काम कर रही है। निश्चित रूप में आने वाले समाज को, आने वाले देशों को ये एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में स्थापित करने का काम कर रही है। धन्यवाद।